हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन। हम इस चैप्टर की आपको एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, ठीक है। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इंटीग्रेशन होता क्या है वो बता देते हैं। अब डिफरेंशिएशन तो हो सकता है आपको पता हो क्या होता है, क्योंकि तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो जब आपको डिफरेंशिएशन आता हो। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता है तो जस्ट रिवर्स चलेंगे हम सारे क्वेश्चनों में और इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तभी इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के फाइनल आंसर में आपको हर जगह एक प्लस सी लगाना होगा। अब काफी बार क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये प्लस सी क्या होता है, जबकि हमारे डिफरेंशिएशन में ये सी वाला तो कुछ स्टेप नहीं होता। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि आप इंटीग्रेशन में प्लस सी क्यों लगाते हो, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको अभी ये समझाया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो चलिए सबसे पहले डेरिवेटिव का क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको रिवर्स सॉल्व करेंगे, और रिवर्स सॉल्व करने पर इंटीग्रेशन में सी क्यों लगता है उसके बारे में बताएंगे। जैसे मैंने लिया कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या लिखूंगा भाई, मैं करूंगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है dy बाय dx। अब ये कितना हुआ देखो, 3 बाहर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 7 बाहर, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट किसी के साथ आया तो बाहर हो जाता है और अकेला लिखा हो तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। 7 बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 6 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना हो गया 0। तो देखो dy बाय dx कितना आया हमारा, ये आया हमारे पास 6x और प्लस 7। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब अगर मैं वापस इसका इंटीग्रेशन करूं तो यही मेरे आंसर में आ जाना चाहिए। तो वो c क्यों लगाते हैं उसका फंडा क्लियर हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करें, पहले dx को इधर लेके जाइए। तो देखिए dy इज इक्वल टू 6x प्लस 7 और इनटू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना आएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, अब होल पे इंटीग्रेशन लगेगा ना तो इंडिविजुअल लगा लेता हूं। वो किस तरह से, 6 बाहर करके x dx प्लस 7 बाहर करके इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरा y था उसका डेरिवेटिव आ गया, अब जो डेरिवेटिव आया उसका वापस मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, और नियम ये है कि ये पूरा एग्जैक्ट टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा ना, y के रिस्पेक्ट में। भाई 1 को भी लिख सकता हूं y की पावर 0, तो ये हो गया y की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ये लीजिए y आ गया इधर। तो अब 6 बाहर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, फॉर्मूला x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 7 और 1 का इंटीग्रेशन x, वो किस तरह से, 1 को लिख दो x की पावर 0 और फिर लगा दो कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो एक ही आपके पास, x की पावर n dx का, क्या x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो वही लगा रहा हूं हर बार में x की पावर n, ठीक है। तो यहां आ गया और लास्ट में प्लस c। अब देखो ये मेरा आंसर कितना आया, ये मेरा आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू, ये 2 से 3 टाइम्स चला गया तो 3x स्क्वायर, ये आ गया प्लस 7x और प्लस का c। और नियम ये कहता है आंसर आना चाहिए था 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और आंसर आया 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस c। तो एक्चुअल में जब आप एंटी डेरिवेटिव करोगे तो आंसर में कांस्टेंट वाला टर्म नहीं आएगा, तो उस कांस्टेंट वाले टर्म को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीग्रेशन में एक c लगाते हैं। बस यही है c लगाने का फंडा इंटीग्रेशन में। जब आप y से फर्स्ट डेरिवेटिव में आए और फर्स्ट डेरिवेटिव से जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर में देखो वो कांस्टेंट वाला टर्म मिसिंग है, तो वो कांस्टेंट टर्म वाला मिसिंग ना हो, क्योंकि इंटीग्रेशन का आंसर एग्जैक्ट यही आना चाहिए था। तो ये तो नहीं आ रहा, 6 मिसिंग है। वो जो 6 मिसिंग है उसको पूरा करने के लिए हमने एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जो कि यहाँ पर c है। बस यही लॉजिक था कि क्यों हम इंटीग्रेशन करते समय फाइनल आंसर में प्लस c लगाते हैं, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव करते समय हमें डेरिवेटिव का 6 वाला पार्ट मिसिंग हो जाता है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। चलिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया है। इंटीग्रेशन करना है 4e की पावर 3x प्लस 1 और dx। देखो क्वेश्चन में ये i नहीं गिवन है, ये मैंने खुद लगाया है, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक ऐसा टाइप भी आएगा जब इस i की आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको i लगाना आना चाहिए। जब भी आप इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन करो तो आप एक नियम बना लो कि हमेशा i इज इक्वल टू लेके ही चलना, क्योंकि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइप है जो बिना i लगाए आप कर ही नहीं पाओगे, जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको बताएंगे। तो ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन स्टार्ट करें ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्वेश्चन विद
आई। तो चलिए आई इज इक्वल टू क्या करूं, दोनों को सेपरेट कर देता हूं। तो 4 बाहर e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक, तो i इज इक्वल टू, ये 4 तो बाहर है, इसका तो कुछ करना ही नहीं। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन दिक्कत है यहाँ x का लिखा है, यहाँ तो 3x लिखा है, तो इस 3x का करना पड़ेगा डेरिवेटिव। जी हाँ, ध्यान रखना, इस 3x का करना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव। तो बताओ 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, वो किसी के साथ आया है, और जिसके साथ है उसका डेरिवेटिव कर दो। x का डेरिवेटिव कितना 1, तो डेरिवेटिव कितना आ गया 3x का, 3 आ गया ना, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इसीलिए ये डेरिवेटिव करने वाला टर्म डिवाइड में लगाया जाएगा, जबकि यही 3 अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो मल्टीप्लाई में लगता। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला अगर वो सही नहीं लिखा तो आप आगे उस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करके जो टर्म आएगा वो हमेशा उसके डिवीजन में लगेगा। ठीक है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन, 1 को लिख सकते हो x की पावर 0, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, वही होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। याद रखना, बिना c लगाए इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व होता। ये c क्यों लगाते हैं, इसका नियम हमने आपको स्टार्ट में बता ही दिया है। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा और लास्ट में प्लस c, बस इंटीग्रेशन हो गया। चाहो तो 4/3 को बाहर लिखकर प्रॉपर्ली लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ फिनिश हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज ही है, तो बेसिक वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएंगी इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए कितना आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करो अंदर x² dx, और दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया करो, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, और ये समझ लीजिए कि गलती होने का चांस भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, फिर से वही x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1, फिर देखो माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। लेकिन देखो आप एक टर्म का इंटीग्रेशन कर चुके हो ना, तो आपको प्लस सी तो लगाना ही पड़ेगा। या तो एक काम कर सकते थे, अभी आप इसे इंटीग्रेट मत करो, इसको पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले आओ। एक चीज का ध्यान रखना, या तो सारे इंटीग्रेशन एक साथ करो और लास्ट में प्लस सी लगा दो। अगर आपने कुछ टर्म्स का इंटीग्रेशन बीच में ही कर दिया है तो याद रखिएगा आपको फिर उस स्टेप से प्लस सी को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 x³ माइनस, अब 1 का इंटीग्रेशन, वैसे ही 1 को क्या लिख दो, x की पावर 0, और फिर उसमें x की पावर n का इंटीग्रेशन लगा दो, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और साथ में प्लस c। फॉर्मूला हमेशा रिप्रेजेंट करें जिससे टीचर को भी आइडिया हो कि बच्चे को कांसेप्ट से चीजें आती हैं। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन इस नियम के हिसाब से कितना आएगा, x आएगा, और प्लस c आपका हमेशा लगेगा। ये लीजिए आ गया इसका भी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आसान से ही क्वेश्चन है, 3 टर्म्स है इंटीग्रेशन करने के लिए। सबसे पहले क्या करें, तीनों टर्म को पहले सेपरेट कर लें। मैंने अभी कहा था ना कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सेपरेट करोगे आपके लिए क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, अब तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तीनों के नियम डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब आपसे इन तीनों का आपस में कोई लिंक नहीं रह गया। ठीक, चलिए a कांस्टेंट है, किसी के साथ है बाहर करिए, और जिसके साथ है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस देखो यहाँ b कांस्टेंट है बाहर करिए, और x dx, प्लस c कांस्टेंट है बाहर करिए, और 1 dx। अब तीनों का इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे, फिर लास्ट में एक साथ प्लस c लगा देंगे। ठीक है, a बाहर, अब x² का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला तो वही है, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखना ना भूलें। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, अब प्लस c नहीं लिख रहे, वो सबसे एंड में लिखेंगे क्योंकि तीनों इंटीग्रेशन में एक साथ कर रहा हूं। ठीक है, प्लस b, फिर से वही देखो, अभी x की पावर 1 है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c, फिर बाहर, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 करना है, 1 को फिर वापस क्या लिखूं, x की पावर 0, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन देख लो, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, फॉर्मूला यही लगाया, इंटीग्रेशन फिनिश हो गया ना, लास्ट में अपना c लगा दीजिए। ठीक है, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx और प्लस c। ध्यान रखना ये कंफ्यूजन ना हो जाए प्लस c वाली, तो चाहो तो आप यहां अपना कांस्टेंट चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेक इट k,
एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अपना कंसेप्ट आपको खुद लगाना है। पेपर में आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में ही सी मौजूद है और मेरा कांस्टेंट भी सी है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, तो आप उस कांस्टेंट को चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, मेक इट प्लस के। कांस्टेंट टर्म तो आप कुछ भी लगा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि सी ही लगाना है, सी कोई पेटेंट नहीं है यहाँ पर कि सी लगेगा, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी लगेगी, ठीक है, क्योंकि सी क्वेश्चन में मौजूद था तो मैंने अपना कांस्टेंट चेंज किया और के लगा दिया। ये लीजिए आ गया मेरा इंटीग्रेशन क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये भी आसान क्वेश्चन है, दो इंटीग्रेशन एक साथ दिए हो ना, तो क्या करो सबसे पहले सेपरेट कर लो, तो 2 बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ईएक्स और डीएक्स। अब दोनों में सेपरेट अलग अलग फॉर्मूला लगाइए और इंटीग्रेट कीजिए, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर x की पावर n का इंटीग्रेशन, अब तो काफी बार कर लिया हमने, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, साइड में फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही होता है, कोई चेंज ही नहीं है, और लास्ट में प्लस c। ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो कोई दिक्कत का चीज नहीं है, अभी कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, पहले क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, होल ब्रैकेट बंद करके और dx लगाते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना है देखो, x, क्यों भाई, रूट भी लगा स्क्वायर भी लगा, तो नियम क्या है, रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, प्लस 1/x, सेम प्रॉब्लम यहां पर भी है, रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, ये चला गया, माइनस का 2 और dx। अब तीन अलग अलग टर्म्स आ गए, तो इंटीग्रेशन करने से पहले तीनों को अलग अलग कर लो, किस तरह से, i इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx माइनस 2 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अगला स्टेप देखो, i इज इक्वल टू x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, x की पावर 2 अपॉन 2, फॉर्मूला कौन सा लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, ध्यान रखिएगा c लगाना हमेशा जरूरी है। 1 अपॉन x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कितना, log x, और एक नियम समझ लीजिए, जब भी आप log लिखेंगे तो log के एंगल वाला टर्म हमेशा मॉड के अंदर होगा, माइनस का 2, 1 का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x ही आएगा। पीछे भी हमने अब ये वाला स्टेप काफी बार कर लिया कि 1 का इंटीग्रेशन x आता है, बस ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11। अब आसान स्टेप देखो, इस एक्स स्क्वायर को तीनों टर्म्स के नीचे अलग अलग रख दो और फिर देखो क्या स्टेप आता है, ठीक है, तो i इज इक्वल टू, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, और चलो इसका इंटीग्रेशन में मैं अलग अलग कर देता हूं, वरना ये स्टेप तो आप अगले स्टेप पे भी कर सकते हो कि पहले आप डिवाइड कर लो, इंटीग्रेशन को अलग बाद में कर दो, मैंने इंटीग्रेशन भी अलग इसी स्टेप पे कर दिया, ये आपका नियम है, जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। अगला स्टेप देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा, x dx प्लस 5 कांस्टेंट बाहर करो, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, 1 dx, यहां पर भी -4 बाहर करो और बचेगा 1 अपॉन x स्क्वायर ना, उसको हमेशा क्या लिखना है, x की पावर -2 dx। ध्यान रखना, अगर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log x, उसको हम x की पावर -1 नहीं लिखते, लेकिन उसके अलावा डिनोमिनेटर में x की कोई भी पावर हो तो हमेशा ध्यान रखना आपको वो पावर ऊपर लेके जानी है, ठीक है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, तो i इज इक्वल टू x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये लिखे हो गया, प्लस 5 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, मतलब 1 का मतलब x की पावर 0 का इंटीग्रेशन जो कि x ही आएगा, माइनस का 4, अब ये फिर से वही x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन हो चुके हैं तो एक कांस्टेंट लगाना है जो कि मैं c लगा रहा हूं यहां पर, ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, आंसर है 1/2 x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये देखो -4, पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, x की पावर -1 अपॉन -1 और प्लस c, जरा इस माइनस वाले को इधर लिया, ये तो ये प्लस हो जाएगा, तो अगला स्टेप तो कितना आएगा, i इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, ये लीजिए x स्क्वायर अपॉन 2, फिर हो गया प्लस का 5x माइनस माइनस प्लस 4, x की पावर -1 है ना, उसे 1 अपॉन x लिख दो और प्लस c, ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है और पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इस रूट x को पहले तीनों के साथ सेपरेट कर लीजिए, बाद में फिर इंटीग्रेट करेंगे,
ठीक है। और मैं तीनों इंटीग्रेशन साथ साथ अलग भी कर लेता हूं, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर हाफ, भाई रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स को एक्स पावर हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन एक्स की पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा 4 अपॉन एक्स की पावर हाफ और dx। अब अगला स्टेप देखिए, अभी भी रीअरेंज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस हाफ dx प्लस, फिर से भाई यहाँ पर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर हाफ है, तो फिर से भाई बेस से बीच में डिवाइड, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 1 माइनस हाफ dx प्लस 4 को बाहर और इस हाफ को मैं ले आया ऊपर। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर 1 अपॉन x अकेला लिखा है तो उस x को आप न्यूमरेटर में नहीं लाओगे, x की पावर -1 नहीं लिखोगे, क्योंकि 1 अपॉन x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, लेकिन उसके अलावा डिनोमिनेटर में x की कोई भी पावर हो आपको उसे न्यूमरेटर में लाना ही पड़ेगा माइनस पावर लगाकर, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 3 to 6 -1, तो x की पावर 5/2 dx प्लस का 3 बाहर, 1 माइनस हाफ इज हाफ, x की पावर हाफ dx प्लस 4 x की पावर माइनस हाफ dx। अब तीनों में ही क्या लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला, तो चलिए वही लगाते हैं, तो i इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये लीजिए हो गया, प्लस 3 बाहर, फिर वही x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 4 बाहर, x की पावर n प्लस 1 और माइनस का हाफ प्लस 1 और प्लस का c। बस अब कुछ पार्ट नहीं रह गया, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, एलसीएम आप खुद ले लेना है इसमें और इसमें, बस आपका आंसर आ गया। ये लीजिए क्वेश्चन ये भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये इतना इजी नहीं कि एक ही स्टेप पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इस x-1 को कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल टर्म नहीं है, बायनोमियल टर्म है, ठीक है। अब ऊपर ही कोई न्यूमरेटर में जुगाड़ देखते हैं, क्योंकि 4 टर्म लिखे हैं ना, तो कोशिश करना कि कॉमन ले पाओ, ठीक है। तो इस दो में से कॉमन लेके देखो और इस दो में से कॉमन लेके देखो, 100% कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। चेक करो, पहले दो में से कॉमन आ रहा है x स्क्वायर और क्या बचेगा x-1, ये वाला साइन एज इट इज। अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और जब 1 कॉमन आता है तो एग्जैक्टली पूरा टर्म लिख दिया जाता है, होल अपॉन x-1। ये कुछ इस तरह का स्टेप है, ठीक है। 4 टर्म लिख के आए हैं ना, तो पहले दो अगले दो में से कॉमन, पहला तीसरा दूसरे चौथे में से कोई कॉमन, तो ऐसा आता जरूर है। ये कुछ कंसेप्ट है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। तो अब अगला स्टेप i इज इक्वल टू, अब x-1 फिर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल निकाल लो, बचा क्या x² प्लस 1, ये लीजिए x² प्लस 1 होल अपॉन x-1 और dx कितना है ये बोलना, ये लीजिए x-1 से x-1 चला गया, क्या बचा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 और dx सेपरेट कीजिए, i इज इक्वल टू x² dx प्लस 1 dx कितना आएगा, i इज इक्वल टू x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और 1 का इंटीग्रेशन x कैसे आता है, 1 को लिख दिया मैंने x की पावर 0 और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x ही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस ही लगाना जरूरी है, ये हमने आपको शुरू के कंसेप्ट में बता दिया था। ये लीजिए ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 14, आसान सा क्वेश्चन है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस रूट x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है और देखो क्वेश्चन फिर कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर रहा हूं तो x इंटू रूट एक्स, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन कर नहीं रहा क्योंकि यहां मुझे पहले इसको सॉल्व करना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx माइनस, अब देखो क्या बेस सेम है और बीच में इंटू है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, चलो आप भी ऐड कर दो, तो 1 प्लस हाफ और dx। अगला स्टेप देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बनके तैयार है, इसको तो सिर्फ इंटीग्रेट करना रह गया, यहां थोड़ा सॉल्व करना बाकी है, वो कैसे, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। अब दोनों फॉर्मूलेस इंटीग्रेशन होने के लिए तैयार है, क्या करें लगाते हैं फॉर्मूला, तो i इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये लीजिए इसका तो हो गया, इसका देखिए माइनस लगा हुआ है, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस का c, बस अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आ गया फाइनल आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। इस एक्सरसाइज 7.1 के जो बचे क्वेश्चंस हैं वो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज का वीडियो फिनिश करते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।